आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 1 मार्च, दिन है सोमवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। यहां हम दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, तो चलिए बताता हूं आज कौन सी वो खबरें हैं। सबसे पहले बात होगी देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की और जानेंगे कि वैक्सीनेशन पूरा होने तक किन सावधानियों का ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरी खबर में बात होगी बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और भारतीय मुस्लिम मोर्चा के गठबंधन में क्या पेंच फंसा हुआ है और क्यों आईएसएफ प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस से खार खाए बैठे हैं। इसके बाद जानेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के सेंट्रल डेप्यूटेशन को लेकर आमने सामने आई बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। और जापान में एक नियम पर बहस हो रही है जिसमें शादी के बाद पति पत्नी में से किसी एक को एक ही सरनेम रखना होगा और समाज में ऐसा करने का दबाव महिलाओं पर ज्यादा देखा जा रहा है। तो क्यों महिलाओं पर इस तरह के नियम थोपे जाते हैं और क्या भारत में भी महिलाओं की तरफ से इस तरह की मांग उठी है कि वो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करेंगे। इस बारे में भी बात होगी और आखिर में सुनाएंगे एक गाते हुए बाघ की आवाज। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार यानी प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया है। प्रशांत इससे पहले 2017 के पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति का काम देख चुके हैं। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बीते दिनों आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़े विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने इस मामले में केंद्र के पास ज्यादा अधिकार होने का मुद्दा उठाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को और 45 साल से ऊपर वाले लोगों को जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि वेबिनार को संबोधित किया और इस मौके पर किसानों से संवाद भी किया। साथ ही कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का जिक्र करते हुए पहले से ही मौजूद लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के विस्तार की तरफ ध्यान दिलाया। मिस इंडिया दिल्ली 2019 मानसी सहगल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक राघव चड्ढा ने मानसी सहगल को आप की सदस्यता दिलाई। आप के मुताबिक मानसी सहगल एक ट्रेंड इंजीनियर, टेडेक्स स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर है जिनका अपना एक स्टार्टअप है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच 9 साल के अंतराल के बाद मालवाहक ट्रेन 4 मार्च से तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से अपनी यात्रा शुरू कर ईरान से होते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच संपर्क और मजबूत होगा। और गोल्डन ग्लोब्स 2021 में द क्वींस गैम्बिट सीरीज की एक्ट्रेस आन्या टेलर जॉय ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया है। वहीं ब्लैक पैंथर के रूप में जाने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। ये गोल्डन ग्लोब्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी एक्टर को उसके निधन के बाद अवार्ड दिया गया हो। नमस्कार, यह है शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम है अमन गुप्ता। देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इसी के साथ आम लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। इस चरण में वैक्सीन 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के साथ साथ 45 से 60 तक की उम्र के उन लोगों को भी लगाई जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। विपक्ष कई बार इस तरह के सवाल खड़े करता रहा है कि मोदी जी वैक्सीन कब लेंगे। तो पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष से क्या कहा है, सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कहा कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगेगा, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारी को, एम्बुलेंस ड्राइवर को, पुलिस वालों को, और उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। तो कुछ लोग जो सवाल कर रहे थे कि मोदी जी टीका कब लगवाएंगे, तो आज उनको मोदी जी ने जवाब दिया है कि मैं अपनी पारी का इंतजार करूंगा। मैं आज के दिन विपक्ष के लोगों से एक अपील करूंगा
क्या हम लोग कोरोना की लड़ाई में एक नहीं हो सकते क्या? अगर देश हो सकता है, अगर मोदी जी ने दर्जनों बार सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, देश ने बार बार यह परिचय दिया, तो शायद लगता है कि आज हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस वैक्सीन की लड़ाई में और वैक्सीन लगवाने की पूरे अभियान में एक हो जाए तो देश का बहुत भला होगा। उधर बिहार में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार को वैक्सीन लगाकर की गई। आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस मौके पर सीएम ने जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया है और चुनावी वादा पूरा करते हुए निजी अस्पतालों में भी मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया है। तो दूसरे चरण में वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश में कोविड-19 के केसेस का अपडेट दे देते हैं। तो महाराष्ट्र सबसे अव्वल है, यहाँ सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। पुणे में एक्टिव केस 15,000 के आसपास हैं। मुंबई में 8,299 केस हैं और ठाणे में 8,076 कोरोना के मामले हैं जो एक्टिव हैं। महाराष्ट्र के बाद टॉप पर है केरल, यहाँ पर भी लगातार मामले आ रहे हैं। हालांकि एक राज्य ऐसा भी है जो अब कोरोना वायरस फ्री है, वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कई दिनों से 0 केसेस आ रहे हैं। तो अब आते हैं कि दूसरे चरण में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और इस बारे में मैंने पूछा फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप शाह से। फर्स्ट फेज के अंदर तो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया, और अभी जो नॉर्मल पब्लिक के लिए सेकंड फेज ओपन किया है। और मेनली इसमें 60 साल के ऊपर मतलब सीनियर सिटीजन और 45 इयर्स के ऊपर जो लोगों को कुछ बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है या लंग्स की बीमारी है, या जिनको कोरोना अगर हुआ, कोविड अगर हुआ तो जल्दी सीरियस होने का चांस है, तो वैसे लोगों के लिए ओपन किया है। और ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस ऐसी है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री रखा है, और लोगों को चॉइस भी दिया है कि अगर आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से लेना है तो आप एकदम कम से कम दाम में उधर ले सकते हैं। 250 रुपीज का प्राइस फिक्स किया है। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना रहेगा तो जो कोविन 2 ऐप है या तो आरोग्य सेतु ऐप, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपने चॉइस के सेंटर पे जाके वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये सेकंड फेज में, अब ये सेकंड फेज तो बहुत दिन चलेगा, बिकॉज अपना पॉपुलेशन भी काफी है ना कवर करने के लिए। लेकिन जितना जल्दी हम लोग सब वैक्सीनेशन लेंगे उतने वो लोग थोड़ा थोड़ा सेफ होते जाएंगे कोविड से। अच्छा डॉक्टर प्रदीप, इस बीच एक खबर आई है कि मुंबई के सायन अस्पताल में एक डॉक्टर को 2 दिन पहले वैक्सीन लगी थी और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन तो उन्हें लगाई गई, लेकिन उन्होंने कई ज़रूरी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। तो आपसे सवाल ये है कि किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है वैक्सीन लेने के बाद? हाँ, अभी ये जो केस आया है ये तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण केस है, बट अभी इसमें कैसा है कि इसमें 2-3 शक्यताएं मतलब पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि वैक्सीन लेने के बाद में अगर आपने कोई सब जो प्रिकॉशन लेते हैं वो छोड़ दिया और आपको एक्सपोजर हो गया किसी कोविड के मतलब पर्सन से, तो इसका तो इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 2 दिन का ही है। मतलब आज मुझे कोविड हुआ तो 2 दिन के बाद आपको भी हो सकता है अगर आप मेरे संपर्क में आए तो। और वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब पार्शियल इम्यूनिटी 2 हफ्ते में भी डेवलप होती है फर्स्ट डोज के बाद, और सेकंड डोज जो 1 महीने के बाद दिया जाता है, तो सेकंड डोज का 1 हफ्ता के बाद में 80-90% तक इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो लिया रहेगा इंजेक्शन, तो उनको इम्यूनिटी तो डेवलप हुआ ही नहीं रहेगा। और सेकंडली उनका एक्सपोजर किसी पेशेंट मरीज के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आया रहेगा जिसको कोविड है, तो इस वजह से उनको 2 दिन के बाद तुरंत कोविड पाया गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग को वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो अपनी जो सावधानियां अभी तक हम लोग बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपना हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करना, ये सब प्रिकॉशन तो हम लोग को चालू ही रखना पड़ेगा जब तक पूरा कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाता है तब तक। ये थे डॉक्टर प्रदीप शाह। राम राम भाइयों, मैं हूँ मनबीर भाटी, दल्लूपुरा नोएडा से। मौज आ गई आज तो, खजाना सुधारा मिल गया। आज हमने सुना है पॉडकास्ट आज तक रेडियो पे, खबर ऐसी सी बतावे मजा सा आ जा। तो मेरा तो भाई होगा मामला सेट, रोज नहाना है, धोना है और फिर लत्ते पहन के मुझे मोबाइल पे चलाना है आज तक रेडियो। मेरी शॉप पे अब बजेगा सिर्फ आज तक रेडियो। सुन के देखो, सारा जहां सुन रहा हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनेता चुनाव की तैयारियों में और भी सक्रिय हो गए हैं।
बंगाल में लगातार बीजेपी नेताओं की रैलियां जारी हैं, ममता बनर्जी भी रैली कर रही हैं। उधर दक्षिण में कांग्रेस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। खास तौर पर कांग्रेस का युवाओं पर ज़्यादा ध्यान है। तो तमिलनाडु में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कई स्कूली छात्र छात्राओं से बातचीत की। एक छात्रा ने जब राहुल से उनकी फिटनेस को लेकर सवाल पूछा और पुशअप लगाने का चैलेंज दिया तो राहुल ने कुछ यूं जवाब देकर पुशअप्स भी किए। Sir, how do you maintain your health? Are you following any special diet? And what's your favorite food? Please share with us. For many years, I used to run and swim. And then I also do martial art, which is like judo. But most of you look quite fit as well. Hello, Raghulji. I hear that you will do exercise and you love fitness. Can you take push-ups? I can take push-ups. Let's try 15. Okay. Oh my God. उधर असम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के दौरे पर पहुंची हैं। यहां सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और फिर लखीमपुर में रोजगार के मुद्दे पर अपने अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी कांग्रेस एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जिसमें हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ता आप सबके साथ बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने नेताओं को और जो राजनीति में आपके सामने चुनाव के समय आते हैं, आपसे वादे करते हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी सच्चाई नहीं पहचानेंगे तो आप अपना भविष्य नहीं बदल पाएंगे। तो ये तो तमिलनाडु और असम में आज हुई हलचल पर बात हो गई, लेकिन अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ सियासी रण गुजरते समय के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ एक और बीजेपी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ का गठबंधन भी टक्कर देने के लिए कमर कसे हुए है। रविवार को ब्रिगेड मैदान में इस तीसरे फ्रंट ने ताकत दिखाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आपने देखी होंगी। खैर, चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन अभी भी इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसमें दरार दिख रही है और दिख ये रहा है कि आईएसएफ चीफ अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट को तो समर्थन दे दिया है, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिया। और दोनों के बीच ये विवाद सीटों के समझौते को लेकर है। वामपंथी पार्टियों ने आईएसएफ को 30 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस 5 से 6 सीटें देना चाहती है। कल ब्रिगेड मैदान में भी इस विवाद की बानगी देखने को मिली। जब मंच पर अब्बास सिद्दीकी आए तो अधीर रंजन चौधरी माइक छोड़कर जाने लगे। और तो और जब अब्बास सिद्दीकी ने माइक संभाला तो उन्होंने भाषण में सिर्फ वाम उम्मीदवारों को जिताने की बात कही। कांग्रेस उम्मीदवारों को उन्होंने नाम तक नहीं लिया। खैर, इस सब पर बात करें उससे पहले आप पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बारे में जान लीजिए। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना हैं। कई बार एक धर्म विशेष के लिए उन्होंने ऐसी बातें भी बोली हैं जिसे लेकर बवाल भी हुआ है। साथ ही फ्रांस में टीचर सैमुअल पैटी की हत्या का भी उन्होंने समर्थन किया था। और आज इसी बात को लेकर जानी मानी राइटर तस्लीमा नसरीन भी भड़की हुई दिखी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे ना तो महिलाओं को बराबरी का हक देने का समर्थन करते हैं, ना विज्ञान मानते हैं और ना ही फ्री स्पीच में विश्वास रखते हैं। तो पहले तो ममता बनर्जी से इनकी अच्छी खासी बनती थी, उनके करीबी माने जाते थे, लेकिन अब राजनीति जो ना कराए। खैर, इनके चाचा तोहा सिद्दीकी अभी भी टीएमसी के साथ हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को साथ देने का वादा किया है। तो बंगाल में थर्ड फ्रंट की तरह उभर रहे कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन को लेकर शंका तो अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आईएसएफ की कांग्रेस से नाराजगी की वजह क्या है। यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के बंगाल में कॉरेस्पॉन्डेंट सूर्याग्नि रॉय से। देखिए, प्रिसाइसली अब्बास की जो फ्रंट है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो मुसलमानों के लिए बात करती है, वो पिछड़ों के लिए बात करती है। अभी अगर आप देखें तो हमें जो खबरें मिली हैं कि जिन जिन जगहों पे कांग्रेस से उन्होंने या फिर अलायंस से उन्होंने सीटें ज्यादा मांगी थी, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में मांगी थी। अभी वो जो कि मालदा और मुर्शिदाबाद के एरियाज में है, वहां पर हमें ये पता है कि पॉलिटिकली कांग्रेस का अगर कहीं भी बैस्टियन जिसे कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में, वो मालदा मुर्शिदाबाद है। इतना ही स्ट्रॉन्ग बैस्टियन है जिसको ममता बनर्जी ने भी वहां से वो सीट नहीं मार पाई। एमपी इलेक्शन में भी, एमएलए इलेक्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, पिछली बारी वो कांग्रेस का घर है और वहां पे मुसलमान की आबादी
बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, अगर पूरे राज्य में देखें तो वहां पर सीटें अगर कांग्रेस शेयर करती है, जो कि कांग्रेस का घर है, तो अब्बास के लिए वो एडवांटेज हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि वहां पे तो सीटें कांग्रेस वैसे भी पिछले 30-40 सालों से मारती हुई आ रही है। मालदा मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी एमपी हैं, लोकसभा के लीडर हैं, और उसी घर में कांग्रेस चाहेगी नहीं कि वहां पे सीट शेयरिंग हो। साउथ बंगाल में सीट शेयरिंग अगर होती है कांग्रेस के साथ, तो उनको उतना कुछ फायदा, मतलब उनको उतना कुछ नुकसान होगा नहीं, कांग्रेस को उतना कुछ नुकसान होगा नहीं, क्योंकि साउथ बंगाल जो कि जहां पे भी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वो ममता के करीबी है, मतलब ममता के पार्टी को ज्यादा वोट मिलती है साउथ बंगाल के मुसलमानों से। ऐसा ही पॉलिटिकली हम लोगों ने देखा है, लेकिन वहां पर ये अब्बास मांग नहीं रहे हैं, वहां वो मांग रहे हैं मालदा मुर्शिदाबाद में भी एक हिस्सा जहां अपने कैंडिडेट्स फाइल कर पाए, लेकिन शायद उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये अलायंस हिलती नजर आ रही है, तो ये शायद एक मेगा कारण हो सकता है। अच्छा सूर्याग्नि, तोहा सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। तोहा फुरफुरा शरीफ के प्रमुख हैं, तो दरगाह के प्रभाव वाले इलाके में पुराना ट्रेंड क्या कहता है? क्या तोहा सिद्दीकी के साथ रहने से ममता बनर्जी मुस्लिम वोट हासिल कर पाएंगी? फुरफुरा शरीफ के अधीन में करीबन पूरे पश्चिम बंगाल में 2000 के आसपास मस्जिद हैं जो फुरफुरा शरीफ की बात सुनते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अभी तक हम कह सकते हैं कि ये अभी तक तृणमूल का घर है, लेकिन क्या ये तृणमूल का घर रहता है? क्या मुसलमान का वोट बंटता है? क्या अब्बास और ये अलायंस अगर बनती है तो क्या वो उधर वोट जाती है कि ममता बनर्जी के पास ही रहता है? ये सिर्फ समय ही बता पाएगा कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि कहीं और डाइवर्ट होता है। ये थे बंगाल में आज तक रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट तोहा सिद्दीकी। अच्छा, बंगाल में अगर आपको याद हो तो आईपीएस अधिकारियों के डेप्यूटेशन यानी केंद्र और राज्य के बीच तबादले का मसला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। आपको याद होगा केंद्र ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद 3 अधिकारियों को सेंट्रल डेप्यूटेशन दिया था, लेकिन ममता सरकार ने इसका विरोध किया था। अब इस मामले पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आईपीएस अधिकारियों को वापस डेपुटेशन पर बुलाने की केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती दी गई थी। तो इस याचिका में याचिकाकर्ता की दलील क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के किस अधिकार के तहत इस याचिका को ठुकरा दिया है? इन्हीं सवालों का जवाब लिया मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, ये याचिका जो है ये काफी इंटरेस्टिंग थी। ये 1985 का एक रूल है, इंडियन पुलिस सर्विस कार्डर रूल, जिसके अंतर्गत ये रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, वो आईपीएस ऑफिसर्स को किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि जो डेपुटेशन के रूल्स है उसमें ये डाला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के जो है उनको कहीं पर भी भेजा जा सकता है बिना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसएग्रीमेंट उठाती है तो सेंटर का डिसीजन ही लागू होगा। अब इसको लेते हुए इस रूल को चैलेंज करने के लिए अब एक याचिका आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिना डिटेल में सुने ही खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हम इस चीज में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत पुराना रूल है जिसको आज तक कभी चैलेंज नहीं किया गया। ये थी सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर। अच्छा, आज एक खास दिन है, मतलब आज के दिन को एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है और वो है वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि समाज में हर तबके को बराबरी का हक मिले। लेकिन आज भी लोगों को जेंडर, रेस, एज, इनकम क्लास, रिलीजन और पता नहीं किन किन वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और तर्क ये दिया जाता है कि जिन देशों में अशिक्षा है, लिटरेसी है या गरीबी है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान हमारे सामने एक उदाहरण है। यहाँ साक्षरता दर 99% है, लेकिन जब बात इक्वलिटी की आती है तो सोच अभी भी कंजर्वेटिव नज़र आती है। जापान में इन दिनों एक कानून जापान सिविल कोड पर बहस छिड़ी हुई है। ये कानून कपल्स को एक ही सरनेम ना रखने को इलीगल बताता है। जापान के नेताओं का मानना है कि सरनेम नहीं बदलना परिवार के रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है
और जापानी समाज के लिए इस तरह की धारणा खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन खास बात यह है कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। कानून में महिला और पुरुष दोनों हैं, लेकिन असर केवल महिलाओं पर पड़ रहा है। जापान में 96% महिलाएं अपना सरनेम शादी के बाद बदलती हैं। तो आज के मॉडर्न दौर में भी महिलाएं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों महिलाओं को ही अपना उपनाम बदलना पड़ता है। यही पूछा मैंने सुजाता से, जो स्त्रीवाद या कहें फेमिनिज्म पर लिखती बोलती रहती हैं, कई किताबें लिखी हैं और चोखिर बाली करके एक स्त्री विमर्श पर अपना ब्लॉग भी चलाती हैं। औरतें तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। जैसे कि उनका हक है कि वो अपने नाम के साथ कौन सा उपनाम लगाना चाहेंगी, वो किस तरह से अपनी पहचान को जाहिर करना चाहेंगी। और ये जो समस्या है कि क्यों महिलाओं को अपना उपनाम बदलना पड़ता है, महिलाओं को ही क्यों बदलना पड़ता है, तो देखिए नाम पहचान से जुड़ी हुई एक मसला है। स्टेट अपने नागरिक को पहचानती है, उसको पहचान देती है, उसकी पहचान को स्वीकृत करती है। तो उसमें देखिए जो हमारे सारे सिस्टम्स हैं वो पैट्रियार्कल हैं, पितृसत्तात्मक हैं। और पितृसत्ता में पहचान किसी भी मनुष्य की उसके जैसे उसके राष्ट्र से होती है, जैसे उसके धर्म से और जाति से होती है, वैसे उसके जो पिता का जो वंश है उससे उसकी पहचान की जाती है। तो पितृसत्तात्मक समाजों में इसी तरह से मनुष्य की पहचान होती आई है। और बहुत आरंभ में बहुत स्वाभाविक एक व्यवस्था थी जिसको मातृ प्रणाली कहते थे। जिस बच्चे ने जिस माँ की कोख से जन्म लिया है उसी से उसको पहचाना जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पैट्रियार्की आती है, पितृसत्ता बढ़ती है, तो वो ये पूरा सिस्टम ख़त्म करके और केवल इसको पिता के नाम से बच्चे की पहचान का जो नियम है उसको स्थापित करती है। तो इसी को एक तरह से कहिए कि स्टेट को, समाज को, राष्ट्र को भी यही एक स्वीकृत व्यवस्था लगती है। और या ये कहना चाहिए कि वे भी पितृसत्ता को एक तरह से ये मानकर स्वीकृति देते हैं कि वो अपने पति का नाम लगाएं। अच्छा सुजाता, ये ट्रेडिशन भारत में भी है। आमतौर पर यहाँ भी महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करती हैं। लेकिन क्या भारत में इस तरीके की कोई आवाज़ या कोई बहस उठी है? भारत में इस चीज़ को लेके कोई आंदोलन, इस तरह से कहें कि कोई संगठित आंदोलन चला स्त्रियों का, तो वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, बहसें होती रहीं इस पर और सर्वे होते रहे जिनमें ये जाहिर हुआ कि जो मॉडर्न औरतें हैं, जो कामकाजी औरतें हैं, जो नई पीढ़ी है औरतों की, वो अपने मेडन नेम को, अपने जन्म के समय के नाम को ही जारी रखना चाहती हैं। शादी के बाद वो अपनी पहचान को इस तरह से बदल नहीं देना चाहती हैं। तो कोर्ट भी इस बात को सहमति देते हैं और अपने यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन है स्त्रियों के पास कि वो विवाह के बाद अपना सरनेम बदलें या नहीं बदलें। और इस ऑप्शन का इस्तेमाल कुछ लोगों ने इस तरह से किया कि उन्होंने अपने पिता का नाम भी और अपने पति का सरनेम भी, दोनों को अपने नाम के साथ लगाया। कोई ख़ास इससे अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि दोनों ही जो सरनेम है, पति का भी और पिता का भी, दोनों आप उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही जाहिर करते हैं। तो खैर उससे जो अपनी पहचान को लेके एक सवाल है वो हल नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। बच्चे के पास भी ये ऑप्शन है कि वो फॉर्म में अपनी माँ का ही नाम भरना चाहे तो भर सकता है। तो ये ऑप्शन देना समाज में ये एक बड़ा, एक नया बदलाव था हमारे सोसाइटी में और ये स्वागत योग्य कदम था। देखिए, अगला इसका पड़ाव ये होना चाहिए कि ये ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जब चुनने लगेंगी तो फिर हमारे सामने एक नए किस्म का समाज होगा। ये थी फेमिनिज्म पर लिखने वाली लेखिका सुजाता। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। अच्छा, शेर या बाघ की इमेज हमारे दिमाग में एक गुस्सैल जानवर की बनी हुई है, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है और कुछ देर के लिए सब एकदम थम जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाघ गाना भी गाता है तो जाहिर है विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन रूस के बर्नौलिस के साइबेरियन शहर के एक जू में शेरहान नाम का एक 8 महीने का बाघ है,
जिसका गाना इंटरनेट पर छाया हुआ है। अब बाघों की दुनिया का राग हर किसी को थोड़ा ही समझ आएगा, तो कई लोगों के इस बात पर रिएक्शंस आए। किसी ने लिखा कि ये एक मजाक की बात नहीं है, हो सकता है उस बाघ को कोई परेशानी हो और वो कराह रहा हो। लेकिन जब इस मसले पर चिड़ियाघर के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल बाघ को कोई दर्द नहीं है, उसके गले से ही ये आवाज़ निकल रही है और वो इस हाई पिच से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, और ये उस बाघ की अपनी एक कला है। तो आप ज़रा इस आवाज़ को सुनिए। तो आवाज़ सुनकर आप थोड़े से हैरान हुए होंगे, क्योंकि ये बाघ जैसी आवाज़ आपको कतई नहीं लग रही होगी। मैंने भी जब आवाज़ अकेली सुनी थी तो मुझे भी ये कुत्ते जैसी आवाज़ लगी थी, लेकिन यकीन मानिए ये बाघ की ही आवाज़ है। इंटरनेट पर इसका वीडियो है, आप खोजिए, आपको मिल जाएगा। और फिलहाल दिन भर में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। कल फिर आपसे दिन भर में इसी वक्त मुलाकात होगी। अगर आप हमारे प्रोग्राम को लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, तो आप हमें radio@aajtak.com पर अपने ईमेल भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम्स का अपडेट समय से मिलता रहेगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।